हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम इस वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं और अपने नेक्स्ट चैप्टर्स की तरफ फोकस कर रहे हैं। कुछ और चैप्टर्स भी मॉडर्न फिजिक्स के अलावा ऐसे हैं जिनके क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। ऑल्दो जनवरी मेंस में थोड़े कम क्वेश्चन आए हैं एक्सपेक्टेड से, पर फिर भी इस टॉपिक से करीब 10 क्वेश्चन आए हैं टोटल, तो इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट जरूर है। तो क्वेश्चन इजी भी रहते हैं इस टॉपिक्स के, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं अगर मान लीजिए प्लेन मिरर पे आ गया तो वो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन होता है और बाकी पूरा चैप्टर भी थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड है, इसलिए क्वेश्चन सबसे बनते हैं। तो इसलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप किसके लिए? रे ऑप्टिक्स के लिए। तो रे ऑप्टिक्स में जनरली पहला टॉपिक जो पढ़ाया जाता है वो होता है प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर का ही मैं दो क्वेश्चन उठा रहा हूं यहां पर। दो क्वेश्चन जो आए हैं प्लेन मिरर में वो इतने इजी हैं और वो आपको किसी भी बुक में मिल सकते थे अगर आपने कहीं भी कोई बुक सॉल्व करी होती। तो पहला क्वेश्चन है जो नीट में तो शायद कई बार रिपीट भी हुआ है, इस बार शायद पहली बार जेईई में आया है। क्वेश्चन इस टाइप का है कि एक रे को एक मिरर पर गिराया पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर, ठीक है। एक रे आई और एक मिरर पे गिरी, ये दूसरे वाले मिरर से पैरेलल है। इससे रिफ्लेक्शन के बाद और इससे रिफ्लेक्शन के बाद फाइनली ये वाली रे अब इस वाले मिरर से पैरेलल हो गई है। तो कंडीशन क्या है? रे ऐसे आई, इधर टकराई और ऐसे चली गई, और कंडीशन है कि ये वाली रे इससे पैरेलल है और ये वाली रे इससे पैरेलल है, और हमें निकाल के बताना है कि इन दोनों मिरर्स के बीच का एंगल थीटा कितना रहेगा। क्वेश्चन जो मिरर्स के रहते हैं, प्लेन मिरर्स के, वो पूरे के पूरे सिर्फ एंगल आई इक्वल टू एंगल आर पे बेस्ड होते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी उनमें नहीं लगता है। तो हम एंगल आई इक्वल टू एंगल आर के लिए नॉर्मल बनाते हैं सबसे पहले। तो मैंने अगर यहां एक नॉर्मल बनाई और एक नॉर्मल यहां बनाई, तो आप यहां से जज कर सकते हैं एक चीज सबसे पहले कि ये वाला एंगल अगर आई है तो ये वाला एंगल भी आई होगा, ठीक है। और अगर ये वाला एंगल लेट से अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा। इतना तो आप डायरेक्टली जज कर ही सकते हैं। आगे देखते हैं हम इसके अंदर और कौन से ज्योमेट्री के थ्रू आंसर्स निकाल सकते हैं। जैसे आपको दिख रहा है कि ये वाला एंगल थीटा है, तो हम बोल सकते हैं ये वाला एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों रेस, दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है और ये वाली लाइन इन दोनों को काट रही है, तो ये वाला एंगल थीटा हो गया। सिमिलरली ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये वाली लाइन जो है ये इन दो लाइंस को काट रही है और इन दोनों को अपन 10th क्लास में बोलते थे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये दोनों हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब क्योंकि ये थीटा है और ये आई है और थीटा और आई मिलके 90 डिग्री है, क्योंकि ये नॉर्मल है, तो थीटा और आई मिलके अगर 90 डिग्री है और ये आई है तो ये वाले एंगल को भी थीटा होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि थीटा और आई मिलके 90 डिग्री यहां पर है, तो यहां पर भी आई प्लस थीटा ही मिलके 90 डिग्री होंगे, क्योंकि ये जो लाइन बनाई है ये नॉर्मल है। सिमिलरली यहां पर आप देखिए कि थीटा और अल्फा मिलके 90 डिग्री है, ये थीटा और अल्फा मिलके 90 डिग्री है, तो अगर ये अल्फा है तो ये थीटा होना जरूरी है, क्योंकि ये टोटल भी 90 डिग्री है, तो यहां पर भी अपन ने थीटा मार्क कर लिया। अब आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा जिसके तीनों एंगल्स थीटा है, और एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, तो 3 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहां से थीटा की वैल्यू आएगी 60 डिग्री। ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन जेईई मेंस में आया था। 4 नंबर आपके सामने ये रहे। करते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन प्लेन मिरर का। क्वेश्चन ये है कि एक प्लेन मिरर है डी हाइट का, डी हाइट के एक प्लेन मिरर के सामने एक सोर्स रखा हुआ है और एक लाइन बनी हुई है यहां पर। वो बोल रहा है एक ऑब्जर्वर है जो इसके ऊपर चल के जा सकता है, लेकिन वो पूरे टाइम इस मिरर में सोर्स देखते रहेगा। इसमें जब चलेगा यहां पर ये, तो इसको ये वाला सोर्स, इसका रिफ्लेक्शन, इस सोर्स का रिफ्लेक्शन इसको यहां पर इस ऑब्जर्वर को दिखता रहेगा, और हमें बताना है कि ये सोर्स के सामने जब ये ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो मैक्सिमम कहां से कहां तक मूव कर सकता है, ताकि उसको पूरे टाइम ये वाला सोर्स का रिफ्लेक्शन इस मिरर में दिखता रहे। तो क्वेश्चन अगेन मैंने बोला आपको प्लेन मिरर के सारे क्वेश्चन एंगल आई इक्वल टू एंगल आर पे होते हैं, तो आपको सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री या ज्योमेट्री और एंगल आई इक्वल टू एंगल आर यूज करते जाना है और आंसर आते जाएंगे। तो देखिए कंसेप्ट कितना सिंपल है इस क्वेश्चन का। अगर इस सोर्स को हमें देखना है तो ऑब्वियसली सोर्स से निकल के रे जब मिरर पे टकराएगी तो हमारी आंख में जाना चाहिए। अब आपको यह दिख रहा होगा कि मिरर से निकल के रे अगर इस कोने पे टकराएगी तो इधर तक पहुंच रही है। अब आप इमेजिन करिए कि अगर कोई रे इधर की बजाय इधर टकराती तो वो यहां कहीं पहुंचती, और अगर वो रे इधर आने की बजाय थोड़ा और एंगल पे आती तो वो मिरर पे टकरा ही नहीं पाती। इसका मतलब इससे नीचे कोई रे नहीं पहुंच सकती रिफ्लेक्शन के बाद। रिफ्लेक्शन के बाद या तो इसके ऊपर रे पहुंच सकती है या फिर रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, यानी कि सोर्स के सामने जब ये ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो ऑब्जर्वर इस वाले पॉइंट से नीचे नहीं जा सकता, और सिमिलरली उसका ऊपर वाला पॉइंट हम निकाल सकते हैं
अगर हम रिफ्लेक्शन लेंगे टॉप मोस्ट पॉइंट से और ये पॉइंट आ गया यहां पर, तो इससे ऊपर कोई रे नहीं जा सकती, क्योंकि अगर इससे ऊपर की तरफ कोई रे गई होगी तो वो तो पार कर जाएगी और वो मिरर पे टकरा ही नहीं पाएगी। अगर कोई रे यहां टकराएगी तो वो यहीं पहुंच पाएगी, तो इससे ऊपर कोई भी रिफ्लेक्टेड रे नहीं पहुंच सकती। तो अब ऑब्जर्वर को यहां से स्टार्ट करना है और इस पॉइंट से ऊपर नहीं जाना है, नहीं तो उसे ये सोर्स इस मिरर में तो नहीं दिख पाएगा। किसी तरह निकालना है और ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए लगेंगी दो चीजें, ज्योमेट्री और साथ में एंगल I इक्वल टू एंगल R। तो एंगल I इक्वल टू एंगल R का कंसेप्ट अपन लगाते हैं, उसके लिए नॉर्मल की जरूरत पड़ती है। ये मैंने एक बड़ी सी नॉर्मल बना ली। ये एंगल को अगर मैं बोलूं θ1 तो ये वाला एंगल भी है θ1 एंगल I इक्वल टू एंगल R के हिसाब से। सिमिलरली यहां भी मैंने एक बड़ी सी नॉर्मल बना ली और ये वाला एंगल है अगर θ2 तो ये वाला एंगल भी है θ2। तो ये हमारी एक और नॉर्मल बन गई। अब देखिए आप यहां पर मैं इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं। एक्सटेंड मैं इसलिए कर रहा हूं इस लाइन को क्योंकि मुझे कुछ ट्राइंगल्स मिल जाएंगे, क्योंकि ज्योमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री लगाने के लिए ट्राइंगल्स की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए यहां पर सिंपल सी चीज, ये एस पॉइंट है, इसका मैं कुछ नाम रख लेता हूं, लेट से ए, इसका नाम मैं रख लेता हूं बी। सिमिलरली इसका नाम मैं रख रहा हूं पी, इसका नाम रख रहा हूं क्यू, इसका नाम रख रहा हूं टी। ठीक है, अब हम लोग आ रहे हैं इन ट्राइंगल्स पे। हमें यहां पर दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं और उन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, उन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में हम tan थीटा लगा के कुछ सॉल्यूशन कर सकते हैं। कैसे? देखिए ये वाली लेंथ आपको पता है L है और ये वाली लेंथ हमें पता है D/2 है। तो मैं लिख सकता हूं D/2 अपॉन L इज इक्वल टू tan थीटा 2, D/2 अपॉन L इज इक्वल टू tan थीटा 2। और अगर हम इस बड़े वाले ट्राइंगल में देखें तो आपको पता है कि ये वाला डिस्टेंस अगर y है और ये वाला डिस्टेंस टोटल 2L है, तो y अपॉन 2L भी tan थीटा 2 के बराबर आएगा। तो D/2 अपॉन L इज इक्वल टू y अपॉन 2L, और मैं यहां से कैलकुलेट करके बोल सकता हूं कि y इज इक्वल टू D आएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम इस तरफ आते हैं। इस तरफ आप देखिए ये वाला डिस्टेंस L है और ये वाला डिस्टेंस D/2 है। सिमिलरली ये वाला डिस्टेंस 2L है और ये वाला डिस्टेंस आप मान लीजिए x है। तो आप लिखेंगे कि D/2 अपॉन L इज इक्वल टू x अपॉन 2L। ये दोनों वैल्यूज भी tan थीटा 1 के बराबर आएंगी। देखिए यहां पर D/2 अपॉन L इज इक्वल टू x अपॉन 2L, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज tan थीटा 1 के बराबर है और इससे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी x की वैल्यू भी आ जाएगी D के बराबर। अब यहां से आप बोल सकते हैं कि ये वैल्यू D है, ये वाली वैल्यू D के बराबर है और ये तो डायरेक्टली हमें दिख रही है कि D के बराबर है। तो ओवरऑल कितना डिस्टेंस मूव कर सकता है एक ऑब्जर्वर? 3D डिस्टेंस तक उसको ये सोर्स मिरर के अंदर दिखता रहेगा। आप इसमें अगर गौर करेंगे तो हम लोगों ने सिर्फ दो चीजें यूज करी हैं, एक तो एंगल I इक्वल टू एंगल R और दूसरी चीज हमने यहां पर ट्रिग्नोमेट्री या ज्योमेट्री यूज करी है। हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लेंस या फिर अपरेंट शिफ्ट के ऊपर बेस्ड है। ये अपरेंट शिफ्ट क्या होता है? आपने कुछ इस टाइप का फॉर्मूला देखा होगा कि अगर एक स्लैब को रख दिया जाए तो d इंटू 1 माइनस 1/μ इतना ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो जाता है। कहने का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए आप पानी को ऊपर से देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है उसकी तली थोड़ी सी ऊपर है, तो वो कितना शिफ्टेड दिखती है हमें ऊपर की तरफ, वो चीज हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। मतलब जब भी एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थ्रू हम कोई चीज को देखते हैं तो अगर हम d डेप्थ को एक्चुअली देख रहे हैं तो वो जो डेप्थ है वो कितना शिफ्टेड दिखता है हमें, वो इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। तो वैसा ही यहां पर कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन लेंस और उस अपरेंट शिफ्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन ये है कि पहले एक ऑब्जेक्ट रखा है और लेंस की वजह से उसका एक स्क्रीन पे इमेज बन रहा है और डिस्टेंसेस आपको बोले हैं कि ये वाला डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर है और ये वाला डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर है। उसके बाद आपको बोला है उसने कि जब मैं इस ऑब्जेक्ट के सामने एक स्लैब रख देता हूं जिसका खुद का थिकनेस 1.5 सेंटीमीटर है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो क्या होता है कि ये वाले स्क्रीन को मुझे कुछ शिफ्ट करना पड़ता है उस तरफ या इस तरफ, अभी हमें पता नहीं है। मैंने कोई भी एक डायग्राम बना लिया है, हमें ये बताना है कि इस स्क्रीन को कितना शिफ्ट करना पड़ा होगा। तो हम क्या कर रहे हैं यहां पर देखिए, पहले वाले केस से हम लोग क्या क्या जजमेंट कर सकते हैं। आपको दिख रहा है यहां पर कि 10 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट रखने पर 10 सेंटीमीटर दूर ही इमेज बन रही है। और ऐसा कब होता है कि जितना दूर ऑब्जेक्ट रखते हैं उतना ही दूर इमेज बनती है? जब ऑब्जेक्ट को 2f पे रखा जाता है। इसका मतलब इस लेंस का फोकल लेंथ हम बोल सकते हैं कितना है?
5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का ये लेंस है और यहां पर अब सेकंड केस में इसकी फोकल लेंथ में 5 सेंटीमीटर यूज करूंगा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, इसका क्या काम है। जब यहां पर एक ये चीज रख दी गई है, तो जैसे हम पानी के थ्रू कोई चीज देखते हैं तो हमें ऊंची दिखती है, तो वैसे ही जब स्लैब के थ्रू इस लेंस ने इस ऑब्जेक्ट को देखा तो उसको ये लगा कि ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा शिफ्टेड है। और कितना शिफ्टेड है वो रहा आपके सामने फॉर्मूला। तो अपन इस फॉर्मूले को लगा के लिखेंगे 1.5 सेंटीमीटर शिफ्टेड, 1.5 सेंटीमीटर स्लैब के थ्रू शिफ्टिंग हो रही है, तो 1.5 सेंटीमीटर डाल दिया मैंने डी की जगह, और म्यू की जगह भी मैं डालूंगा 1.5। यहां से ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है ये एक्चुअली तो 10 सेंटीमीटर दूर है, लेकिन इस लेंस को लग रहा होगा कि ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा आगे है, 0.5 सेंटीमीटर आगे है, यानी कि इस लेंस को लग रहा होगा कि ऑब्जेक्ट इज एट 9.5 सेंटीमीटर। तो मैं u की वैल्यू डालूंगा -9.5। अब मैं u की वैल्यू जब -9.5 डालूंगा और f की वैल्यू 5 सेंटीमीटर डालूंगा, तो मैं निकाल सकता हूं इस लेंस फॉर्मूले को लगा के कि v कितना होगा, यानी कि इमेज कितने डिस्टेंस पे बन रहा होगा। तो देखिए 1/v माइनस, ये लिखा मैंने -9.5 और ये लिखा मैंने 5, यहां से v निकल आएगा। v आपको बता देगा कि लेंस से अब स्क्रीन कितना दूर है, और पहले अगर 10 सेंटीमीटर दूर था और नया वाला डिस्टेंस हमने निकाल लिया, तो हम यहां से बता सकते हैं कि स्क्रीन को हमें कितना शिफ्ट करना पड़ेगा। छोटी सी कैलकुलेशन करके ये आप सॉल्यूशन कर सकते हैं आसानी से। देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, जो अगेन लेंसेज पे बेस्ड है। लेंसेज का ये वाला क्वेश्चन बड़ा ही इजी है, ऑल्दो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो सकता है ये, और ऐसे कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं जेईई में पहले भी। ये क्वेश्चन बेस्ड होता है ऑब्जेक्ट इमेज कंसेप्ट पे। ऑब्जेक्ट इमेज कंसेप्ट क्या होता है कि पहले एक रिफ्रैक्शन होगा या रिफ्लेक्शन होगा, और उस रिफ्लेक्शन के लिए या रिफ्रैक्शन के लिए कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होगा और वो एक इमेज बनाएगा। ये जो नई इमेज बनेगी, ये इमेज अगले वाले रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, और फिर हम चेक करेंगे कि अगले वाले रिफ्रैक्शन के लिए अगर ये ऑब्जेक्ट है तो नई इमेज कहां पर बनेगी। तो वैसे ही हमें ये वाला क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन में देखिए कितना सिंपली लिखा हुआ है कि इसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट को रख दिया है 20 सेंटीमीटर दूर। तो हम लोग सीधा सीधा बोल सकते हैं यहां से कि u की वैल्यू तो -20 सेंटीमीटर है और f की वैल्यू +5 सेंटीमीटर है, और मैं यहां से डाल दूंगा लेंस फॉर्मूले में ये दोनों वैल्यूज को। तो ये बन जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसके थ्रू कैलकुलेट करके हम चेक करते हैं कि v कितना आया है। इस चीज को आप काट देना। ये दिख रहा है ना, यहां कैलकुलेशन में। तो अब मेरा आंसर आ गया यहां पर v इक्वल टू 20/3। v इक्वल टू 20/3 मतलब ये हो गया कि जो इमेज है वो पॉजिटिव साइड बनेगा और 20/3 सेंटीमीटर दूर बनेगा। थोड़ा सा रे डायग्राम बना लेते हैं ताकि क्लियरली समझ में आए कि हो क्या रहा है। ये रेज यहां से गई, इस पे टकराई, और इसके बाद हमने निकाला कि 20/3 पे इमेज बन रहा है, यानी कि ये रेज 20/3 सेंटीमीटर दूर जाके मिलेंगी। 20/3 होता है 6.66 सेंटीमीटर, और ये दूसरा लेंस सिर्फ 2 सेंटीमीटर दूर है। तो होगा क्या, जब ये रेज मिलने जा रही थी तो रास्ते में पड़ गया दूसरा लेंस, और ये रेज कहीं मिलने जा रही थी, इसलिए मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूं, क्योंकि ये एक्चुअली वहां पर मिल नहीं पाई। इनको सीधा सीधा मैंने बनाया, तो ये 20/3 इस वाले लेंस से दूर जा रही थी। अब ये 2 सेंटीमीटर है तुम्हारे पास, तो तुम सीधा बोल सकते हो कि ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया। ये डिस्टेंस आ जाएगा तुम्हारा टोटल 20/3 यहां से यहां तक, उसमें से 2 गया तो 20/3 - 2 ये होता है 14/3 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, अब बात करते हैं हम इस कॉन्केव लेंस की। कॉन्केव लेंस के लिए अगर आप देखोगे तो यहां पर एक ऑब्जेक्ट है। ये कंसेप्ट भी शायद आपको स्कूलों में नहीं सिखाया गया होगा, लेकिन जब रेस कन्वर्ज कर रही हो तो इसको बोलते हैं अपन वर्चुअल ऑब्जेक्ट। जब रेस डाइवर्ज करती हैं तो हम बोलते हैं रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं जहां से रेस डाइवर्ज करती हैं, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं जिस तरफ रेस कन्वर्ज करती हैं। तो ये अपन का वर्चुअल ऑब्जेक्ट है जो कहां रखा गया है, जो 14/3 पॉजिटिव साइड रखा
गया है तो मैं लिखूंगा कॉनकेव लेंस के लिए u की वैल्यू है +14/3 और फोकल लेंथ है -5। अब मैं इन दोनों वैल्यूज को यूज करके निकालूंगा v, तो 1/v - 1/u = 1/f, यानी कि लेंस फॉर्मूला लगाऊंगा और फिर मैं यहां से v की वैल्यू निकाल लूंगा क्योंकि मुझे u पता है और f पता है, और यही उसके अंदर पूछा गया था कि फाइनल इमेज कहां बनेगी, और फाइनल इमेज जो है वो v की पोजीशन आपको डिसाइड करके बता देगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये भी अगेन लेंसेज पे बेस्ड है, बट इसमें कॉम्बिनेशन लेंस का नहीं बनाया जा रहा है। यहां पर वो सिंपली दो लेंसेज को कंपेयर करने की बात कर रहा है। पहला लेंस है हमारे पास प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए वो बोल रहा है रेडियस r है इसके कर्व सरफेस का, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और इसका फोकल लेंथ है f1। और फिर है एक प्लेनो कॉनकेव लेंस, इसका भी एक प्लेन सरफेस है और एक कर्व सरफेस है। कर्व सरफेस का रेडियस है r, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 और इसका फोकल लेंथ है f2। और वो एक चीज बोल रहा है कि इनके फोकल लेंथ में रिलेशन है f1 = 2f2। तो ये जो क्वेश्चन है, जब अपन का रेडियस और म्यू दिया हुआ हो तो आप समझ जाइएगा ये जो क्वेश्चन है ये है लेंस मेकर्स फॉर्मूला पे। लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या होता है? 1/f = μ - 1/r1 - 1/r2। ये होता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। और अगर अपन लोग उस लेंस को किसी और मीडियम में रख देते हैं तो ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन जाता है। तो ये वाले फॉर्मूले में हम दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं और चेक करते हैं कितना कितना फोकल लेंथ आता है, और फिर हम लोग इस कंडीशन को यूज करते हैं। तो हम देखते हैं पहले वाले के लिए क्या आंसर आता है। 1/f1 = μ1 - 1/r1। तो पहले वाले सरफेस प्लेन है और प्लेन सरफेस का रेडियस होता है इनफाइनाइट, तो इसलिए इसका रेडियस मैंने डाल दिया इनफाइनाइट। और दूसरा वाला जो सरफेस है वो कर्व्ड है और उसका रेडियस है r, तो मैंने यहां डाल दिया r। वैसे मुझे यहां डालना चाहिए -r, क्योंकि साइन कन्वेंशन के मुताबिक ये जो पार्ट है इसका रेडियस इस तरफ बनेगा या इसका सेंटर इस तरफ आएगा, तो नेगेटिव साइड साइन कन्वेंशन इसको शो कर रहा है, तो माइनस के साथ इधर वैल्यू डालेंगे। यहां से आपका बनेगा 1/f1 = μ1 - 1/r। तो ये अपन का f1 की वैल्यू यहां से आ गई। अब मैं f2 निकालता हूं, तो 1/f2 = μ2 - 1/r1 - 1/r2। यहां से मैं बोल सकता हूं 1/f2 = μ2 - 1 पहले वाले पार्ट का रेडियस अगेन प्लेन सरफेस मतलब इनफाइनाइट रेडियस, और दूसरे वाले पार्ट का रेडियस डालेंगे r। इस बार रेडियस को मैंने प्लस में डाला है क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव साइड पड़ रहा है। यहां से मैं बोल सकता हूं कि f2 की वैल्यू हमारी आएगी r/μ2 - 1 विद अ नेगेटिव साइन, और यहां से f1 की वैल्यू आएगी r/μ1 - 1। अब यहां पर जब हमें ये रिलेशन दिया गया है तो ऑब्वियसली इसके अंदर साइंस को हटा के हमें इसमें वैल्यू डालना होगी, क्योंकि साइन के साथ वैल्यू डालोगे तो कभी रिलेशन बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक वैल्यू पॉजिटिव है और दूसरी वैल्यू नेगेटिव है। तो मैं इस रिलेशन को यूज करता हूं, मैं लिख रहा हूं f1 यानी कि r/μ1 - 1 = ट्वाइस ऑफ f2। f2 को मैं लिख रहा हूं r/μ2 - 1। अब इस रिलेशन में r और r अगर आप कैंसिल करोगे तो बनेगा μ2 - 1 = 2μ1 - 2, और यहां से अपन का μ1 और μ2 में एक रिलेशन आ गया, जो रिलेशन आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। स्टार्ट करते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी हमारे पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन इस बार हमें इनका कॉम्बिनेशन बना के ये बताना है कि इनका इफेक्टिव फोकल लेंथ कितना रहेगा इस कॉम्बिनेशन का। क्वेश्चन बड़ा इजी है। क्वेश्चन में अगेन आपको उसी टाइप की वैल्यूज दी हैं जैसे कि पिछले क्वेश्चन में दी गई थी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है और रेडियस दिया है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगाना है और आपको इफेक्टिव फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन की निकालना है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको दोनों की फोकल लेंथ निकाल के 1/f1 + 1/f2 करके आपको आंसर निकालना है इफेक्टिव फोकल लेंथ का, क्योंकि याद करिए यही कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की फोकल लेंथ का फॉर्मूला हुआ करता था। तो अपन यहां से f1 f2 निकालते हैं दोनों लेंसेज के लिए कि पहले लेंस का कितना फोकल लेंथ है और दूसरे लेंस का कितना फोकल लेंथ है। तो पहले लेंस के लिए आपको यह दिया हुआ है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यहां से स्टार्ट कर रहा हूं थोड़ा सा पीछे से। तो
पहले वाले लेंस और दूसरे वाले लेंस हम दोनों के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर के थ्रू हम इसको लेंस मेकर फॉर्मूले में डाल के F1 और F2 निकाल लेंगे। तो हम F1 कैसे निकाल सकते हैं? F1 निकालने के लिए हम गिवन वैल्यूज डाल रहे हैं। तो गिवन वैल्यूज पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ऐसे डालेंगे। इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखिए मैंने R1 को इंफिनिटी डाला है क्योंकि ये प्लेन सरफेस है, और R2 को नेगेटिव डाला है क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ पड़ रहा है। तो ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जो पहला वाला लेंस मैंने बनाया है उसके लिए फोकल लेंथ इतना है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1/f1 इज इक्वल टू μ1 - 1/r। अब हम लोग चेक करते हैं दूसरे वाले के लिए। दूसरे वाले के लिए फोकल लेंथ यानी कि प्लेनो कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ हम निकाल सकते हैं μ - 1/r1 - 1/r2। अच्छा, R1 और R2 को हम लोग थोड़ा सोच के डालते हैं फिर से। आपको दिख रहा होगा ये जो पहला सरफेस है इसका रेडियस भी नेगेटिव है क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ है, यानी कि इसका रेडियस आप डालेंगे -r, और जो दूसरा सरफेस है उसको प्लेन सरफेस की वजह से आप डालेंगे उसका रेडियस इंफिनिटी। समझ में आई ये बात? मैं फिर से बताता हूं। देखिए, जब हम लोग रेडियस डालते हैं तो R1 वो वाला सरफेस होता है जो हमें पहले मिल जाता है, और फिर हम सीधे जाते हैं तो हमें दूसरा सरफेस जो मिलता है उसको हम बोलते हैं R2। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए पहले मिला हमें प्लेन सरफेस तो R1 डाला इंफिनिटी, फिर मिला हमें कर्व सरफेस तो हमने R2 डाला -r। कॉन्केव लेंस के लिए हमें पहले मिला कर्व सरफेस तो उसका रेडियस हमने डाला -r, और फिर दूसरा मिला प्लेन सरफेस तो उसकी जगह डाला हमने इंफिनिटी। तो ये हमारा बन गया फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव लेंस के लिए हमारा जो फोकल लेंथ है वो आ रहा है -μ2 - 1/r। अब इन दोनों वैल्यूज को हम इसमें डाल के f निकाल सकते हैं। देखिए कितना इजीली, 1/f इज इक्वल टू μ1 - 1/r। ये हमने 1/f1 की वैल्यू डाल दी और साथ में ये वाली वैल्यू डाल देते हैं, तो ये भी हमने f2 की भी वैल्यू डाल दी। इसको सॉल्व करेंगे आप तो हमारा बन रहा है μ1 - μ2/r, यानी कि f इज r/μ1 - μ2। बस इस आंसर को टिक करना है। क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं मेंस में, तो फॉर्मूले याद रखिएगा। स्टार्ट करते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अब ये जो अगला क्वेश्चन है ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पे नहीं है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि उसके ज्यादातर क्वेश्चंस हैं हमारे पास। अब ये अगला क्वेश्चन जो है ये कुछ वेलोसिटीज से रिलेटेड है, तो इसमें दो तरीके के क्वेश्चंस आप इमेजिन कर सकते हैं। एक तो होता है कि जब एक स्फेरिकल मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है और हमें इमेज का वेलोसिटी निकालना होता है, और दूसरा होता है जब एक लेंस के सामने कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है और हमें इमेज का वेलोसिटी निकालना होता है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट में मैं आपको एक रिलेशन बता रहा हूं। सबसे पहले तो वो एक रिलेशन आप याद रखिएगा कि वेलोसिटी ऑफ इमेज होता है -m², वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ये होता है फॉर मिरर्स। अगर आपको मिरर का क्वेश्चन मिलेगा तो आप मैग्निफिकेशन की वैल्यू डालिए यहां पर, और ये वेलोसिटीज का रिलेशन बन जाता है। मैग्निफिकेशन मतलब होता है अपन का -v/u, तो v और u की वैल्यू पता होना चाहिए, मतलब किस ऑब्जेक्ट की पोजीशन के लिए हम यहां पर वेलोसिटीज निकालना चाह रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और अगर हम लेंसेज की बात करें तो यही फॉर्मूला बन जाता है m²vo प्लस में, तो प्लस m²vo ये फॉर्मूला है फॉर लेंसेज। तो लेंसेज के लिए अगर आपको इमेज की वेलोसिटी निकालना है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में बस m² से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये पूरे के पूरे जो आंसर्स आते हैं ये वेक्टर्स में आते हैं, और वेक्टर्स में ही इसके अंदर वैल्यूज डाली जाती हैं। तो हम लोग यहां पर अब देख रहे हैं कि कितना हम लोग को वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है और कितना हमें मैग्निफिकेशन दिया हुआ है। तो हम मैग्निफिकेशन निकालने के लिए देखिए क्या कर रहे हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है f/f+u फॉर लेंसेज। लेंसेज के लिए अगर फोकल लेंथ और u के टर्म्स में आपको फॉर्मूला चाहिए तो f/f+u होता है, और इस फॉर्मूले के थ्रू हम बोल सकते हैं कि मैग्निफिकेशन यहां पर हो जाएगा। फोकल लेंथ हमें दिया हुआ है 0.3 मीटर, f मतलब 0.3 मीटर, और u की वैल्यू दी हुई है 20 मीटर, तो ये हमारा आ गया मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन अगर आपको एक बार मिल गया है तो अब हम लोग क्या करेंगे, vo की वैल्यू डालेंगे और वेलोसिटी ऑफ इमेज देखिए कैसे निकाल लेंगे। वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू मैग्निफिकेशन यानी कि 0.3/20.3 का स्क्वायर हो गया मैग्निफिकेशन का, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट उसने बोला है 5 मीटर पर सेकंड से इस तरफ जा रहा है, तो मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा -5i कैप, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज मिल जाएगा जो इसके अंदर पूछा गया था।
तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन प्रिज्म पे बेस्ड है और प्रिज्म के क्वेश्चन भी बहुत इजी होते हैं क्योंकि उसके अंदर सिर्फ गिने चुने ही कुछ फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला तो आप याद रखिए कि मिनिमम डेविएशन की कंडीशन क्या होती है। मिनिमम डेविएशन की कंडीशन होती है कि जब ये रे ऐसे निकल के गई तो डेविएशन मतलब होता है कि किस तरफ रे जा रही थी और किस तरफ जाने लगी, यानी कि जाने वाली रे कितना घूम गई, इसको डेविएशन बोलते हैं। मिनिमम डेविएशन की कंडीशन होती है कि I1 और I2 बराबर हो जाएं, और अगर I1 I2 बराबर हो जाते हैं तो साथ में R1 R2 अपने आप बराबर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि रिलेशन क्या है इनका? रिलेशन तो स्नेल्स लॉ से निकलता है कि म्यू इज इक्वल टू साइन I1 बाय साइन R1 या म्यू इज इक्वल टू साइन I2 बाय साइन R2। तो जब हमें I1 I2 बराबर पता है तो R1 R2 भी बराबर होंगे। उसके बाद दूसरी चीज जो आपको याद रखना है वो ये है कि ये वाला जो एंगल A होता है ये R1 प्लस R2 के बराबर होता है। तो अगर आप इतना याद रख सकते हैं तो सिंपली यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्या है आपको गिवन? आपको गिवन है कि R1 R2 बराबर है क्योंकि मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है। दूसरी चीज आपको ये गिवन है 60 डिग्री क्योंकि इक्विलेटरल प्रिज्म है। तो अगर R1 R2 बराबर है और ये 60 डिग्री है तो R1 R2 दोनों कितने होंगे? दोनों होंगे 30 डिग्री। अब देखिए अगर R1 आपके पास 30 डिग्री है और I1 आपको निकालना है तो मैं सीधा सीधा स्नेल्स लॉ लगा रहा हूं, साइन I1 बाय साइन R1। म्यू की वैल्यू आपको गिवन है √3 साइन I1 और साइन यहां लिखा मैंने R1 की जगह 30 डिग्री। अगर आप इसके अंदर वैल्यूज डालेंगे तो ये आ जाएगा साइन I1 इज √3/2, यानी कि I1 की वैल्यू आ गई आपके पास 60 डिग्री। यानी कि कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस पे मिनिमम डेविएशन मिल रहा है हमें? 60 डिग्री पे। और यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो दोस्तों अभी हम लोग ने सॉल्व करे हैं रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन। इसके अलावा भी अगर कोई रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है या आपको लगता है आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए और हम उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक दिन के अंदर आपके सामने पेश करेंगे।